नमस्कार। सतीश झा बॉस्टन से, अमेरिका से। आज अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर 3 दिन की यात्रा पर हैं। उनका शायद आज दूसरा दिन है और 2 घंटे में वो अमेरिका के विदेश सचिव या विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिलने वाले हैं। लेकिन इसके पहले ही उन्होंने थोड़ी सी हड़कंप मचा दी, कुछ ऐसी बातें कह के कि जिसका जिक्र करना हमारे देश की राजनीति के संदर्भ में, लोकतंत्र के संदर्भ में, जो आज हम गवर्नेंस देख रहे हैं उसके संदर्भ में काफी जरूरी है। इनकी यात्रा 3 दिनों की है। वो रक्षा सचिव से, रक्षा मंत्री से मिलेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलेंगे और स्टेट सेक्रेटरी से मिलेंगे। ये पहली बार कैबिनेट लेवल पर अमेरिका में एक मीटिंग हो रही है और कहने के नाम पर वो कर्टसी कॉल के लिए व्हाइट हाउस चले जाएंगे। इसका ऑप्टिक्स बड़ा अच्छा रहेगा कि भारत के विदेश मंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के यहाँ कैजुअली पहुंच सकते हैं। उस हिसाब से बनाया गया है कि इनका रिश्ता इतना बढ़िया है कि ऐसा कर सकते हैं। वो ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा भी है। लेकिन हमें अपनी इस जगह हमेशा समझनी चाहिए, हमारा संदर्भ क्या है, वो जगह क्या है। तो बातचीत तो दिल्ली में शुरू हुई थी बाइडेन के आने के बाद। यहाँ के रक्षा मंत्री हैं, वो गए थे और ब्लिंकन से उनकी बात हो चुकी है। जेक सलिवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो बात करते रहते हैं, बात होती रहती है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो मुलाकातें होती हैं उनका अलग मतलब होता है। तो अभी सुबह तक ब्लिंकन ने, सेक्रेटरी स्टेट ने टाइम तय नहीं किया था। अभी 2 घंटे पहले सूचना मिली कि वो 2 बजे आज मिलेंगे। तो उसके साथ जयशंकर मिलेंगे यहाँ के बिजनेस लीडर से भी। यहाँ 2 बड़े अमेरिका में भारतीयों के ग्रुप हैं। एक कहलाता है यूएस इंडिया बिजनेस चेंबर और दूसरा है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मुकेश अभी एक जगह है और दूसरी जगह पहले बिस्वाल है, पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट हुआ करती थी। तो दोनों बड़े पावरफुल ग्रुप्स हैं। और चूंकि तरनजीत सिंह जो हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे जूनियर जेएनयू से हैं, जयशंकर हमारे सहपाठी जेएनयू से हैं। इनके पिताजी के सुब्रमण्यम थे, वो हमारे लेखक थे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में हमारे लिखा करते थे। तो उनसे परिचय मेरा थोड़ा एक तरह से पुराना है। उनका छोटा भाई इकोनॉमिक्स पढ़ता था, बड़ा भाई एक आईएएस बन गया, वो हिस्ट्री उसने रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी बन गया, रिटायर हो गया। तो ये ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी मेकिंग में जयशंकर के परिवार का, उसकी अपनी अलग भूमिका रही है सोचने में। और इसलिए अगर आप किसी उनके अध्यापक से पूछें, उनके सहपाठियों से पूछें, जयशंकर की एक छवि है कि बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट थे। उनको कोई भी प्रोफेसर कहेगा ब्रिलियंट स्टूडेंट, अगर उसमें जेएनयू में नाम होता। और जेएनयू वाले हमारे जमाने में जो थे, सबको लोग कहते थे छट के आए थे। अब उनको ब्रिलियंट माने ना माने, लेकिन आप ये सोचिए अगर 1000 फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स में से आप 30 ले रहे हैं चुन के, तो कुछ ना कुछ तो फिल्टरिंग होती रहती थी। तो जयशंकर उस पीढ़ी के हैं जहां हमारे जेएनयू से तमाम लोग फॉरेन सर्विस में आए, सिविल सर्विस में आए। लेकिन जयशंकर और कुछ एक लोग जैसे रामू दामोदरन के, इनका बड़ा नाम था, बहुत ही होशियार और बढ़िया प्रतिभाशाली छात्र थे। लेकिन जो उन्होंने कल कुछ बातें कही, उस थोड़ा सा कुछ एक सवाल सा खड़ा होता है कि पब्लिक पॉलिसी में जो लोग आते हैं पढ़ लिख के, ध्यान पास करके, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, उनकी प्रतिभा जो राजनीतिज्ञों की प्रतिभा है पब्लिक पॉलिसी को समझने की, उससे अलग तरह की है। क्या ठीक है क्या गलत है तो बात की बात है, लेकिन उसका सोचने का तरीका बड़ा अलग सा है। तो जब जयशंकर वही बात कहते हैं, उसमें दिखता है कि पढ़े लिखे आदमी, जो नेता कहता है उसे लगता है कि वो बात कर रहा है उनसे जो उसको वोट देते हैं। तो उन्होंने कुछ बातें कही। अभी भी आप देखो तो बड़ा मुद्दा जो है क्या है कि डेमोक्रेसी है। हम कहते हैं बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डीपनिंग की बात कर रहे हैं, डीपनिंग हमारी जड़ें गहरी हो रही है। जब गहरी होने की बात करते हैं उनका मतलब यह है कि हमारे यहाँ और वोटर बढ़ रहे हैं, ज्यादा वोटर ज्यादा डेमोक्रेसी। उनका रिश्ता सिर्फ वोटरों से है। वो देखते नहीं कि डेमोक्रेसी की आत्मा कहां रहती है। डेमोक्रेसी की आत्मा रहती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में।
उस पर जितने अंकुश साथ साथ लगे उसको नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने एक अच्छी और बात कही कि जो पॉलिटिकल आंसर होगा मेरा वो सीधा जवाब होगा, लेकिन जो सोशल जवाब हमारे हैं, सामाजिक जो जवाब है, वो थोड़ा नुएंस्ड है, उनमें थोड़ा हमें सोचना पड़ता है, उनमें परंतु लेकिन लगाना पड़ता है। लेकिन जो राजनीतिक सवाल हमारे हैं उसके जवाब मेरे सीधे होंगे, ऐसा उन्होंने करके बोला। तो उनका ये कहना है कि भारत में जो हिंदुत्व की जो एक उसका जो नैरेटिव बना है पिछले कुछ सालों में, उसकी कोई ठोस जगह नहीं है, उसकी कोई आधार नहीं है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एक साफ बात आ गई, उन्होंने दावा किया कि आज की तारीख में भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दे रही है। ये डेटा और कहीं है कि नहीं है, लेकिन अब आपके सामने ये बात साफ है कि मोदी कह रहे हैं सबसे कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में भोजन दे रहे हैं आज की तारीख में, और साथ में 40 करोड़ लोगों को हम बैंक में पैसे दे रहे हैं। दो बातें बहुत मोटी मोटी हैं। इसके आधार पर अमेरिका को कहा, अमेरिका के एचआर मैकमास्टर जो ट्रंप के जमाने में कुछ समय तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, पुराने जनरल भी हैं, जनरल साहब को उन्होंने कहा कल कि हम अमेरिका की आबादी के 2.5 गुना लोगों का ख्याल कर रहे हैं खाने पीने में, और 1.25 गुना लोगों का ख्याल कर रहे हैं उनको पैसे देने में, और बिना कुछ हल्ला किए कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां बड़प्पन लाने की कोशिश की। मैंने देखा है कि जो काफी इन्वेस्टर जो भारत के हिंदुस्तान से यहाँ आया करते थे, उनमें एक अलग तरह की गुरुता थी, वो दबते नहीं थे लेकिन अपनी बात को बड़े प्यार से कहते थे। जयशंकर उस बात को जोर से कहते हैं, यानी कि उनको दिखाना हर बार कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है और हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, और इसका दावा भी नहीं करते बिना किसी से कहे हुए। तो ये उनको समझाने का तरीका था। लेकिन अमेरिका का सवाल क्या था? वो कहते हैं कि भाई सुन रहे हैं कि आपके यहाँ सेकुलरिज्म खतरे में है, सुन रहे हैं कि आपके यहाँ हिंदुत्व की बात होती है, आपने सीए लगा दिया, आपके यहाँ फ्रीडम एक्सप्रेशन कम हो रहा है, डेमोक्रेसी कम हो रही है। तो जो डेमोक्रेसी कम होने की बात की उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी गहरी हो रही है। तो वो कह रहे कम हो रही है, कह रहे गहरी हो रही। अब उसको आप कैसे कहोगे? मुझे तो लगता है कि वो जो चादर जो है सिमट गई है, उससे आप कैसे देखोगे वो लंबी हो गई है या वो छोटी हो गई, कैसे बताओगे आप? तो ये देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी को हम कहते हैं कि खत्म हो रही है, वो कुछ गहरी कर देते हैं इसको। ये जयशंकर का अपना राजनैतिक या राजनयिक जो कहिए, जो उनका एक रंग है, वो उस पर दिख जाता है। और अगर आप अब क्या कहते हैं, मोदी गवर्नमेंट की जो जरूरतें हैं वो देखें। एक विदेश मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं जा सकता, उसका काम कैबिनेट में रहते हुए सरकार का समर्थन करना है। तो जब पढ़ा लिखा भी समर्थन नहीं कर पाता, वो तरह तरह का आर्गुमेंट ढूंढने की कोशिश करता है। तो जयशंकर ने वही किया, एक समझदार होशियार छात्र करेगा कि हमें हमारा काम यह है इस ओहदे पर कि मैं जो मेरा नेता कहता है उसे कहना चाहिए। वो कहने के लिए जो भी चीजें उसको अच्छी लगी उससे सब कहीं। अब आपको याद होगा एक जमाने में किसी ने कहा था, शायद बरुआ थे, देवकांत बरुआ थे, जो उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया। वो इंदिरा इज इंडिया उन्होंने जब कहा था, शायद बात थी 74-73 के आसपास की थी, हम लोग पढ़ने के, मैं अंडर ग्रेजुएट में था तब। तो लोगों ने उसका बहुत विरोध किया, उसका मजाक भी बना, विरोध भी हुआ, और देवकांत बरुआ भी राष्ट्र अध्यक्ष थे, वो आईएनसी के, कांग्रेस के अशास्त्र व्यक्ति बन गए उसके बाद। अब लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही सब कुछ है, मोदी ही कर सकता है, मोदी के अलावा कोई नेता हुआ ही नहीं, इस तरह की बातें उठ रही। ऐसे माहौल में मोदी को भारत से और हिंदुस्तान से, इंडिया से जोड़ना तीन अलग स्थिति है मेरे हिसाब से। इंडिया जो है हिंदुस्तान से अलग है, वो भारत से अलग है। जनसंघ की कल्पना भारत की कल्पना है, भारतीय जनता पार्टी की भारत की कल्पना है। हिंदुस्तान हमारा सेकुलर हिंदुस्तान हुआ करता था, इंडिया हमारी कॉलोनियल कल्पना है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, हर शब्द में एक अपना उसका एक मतलब होता है। तो मैं डू आई बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया का नागरिक हूं कि मैं हिंदुस्तान का जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया होगा, लेकिन उसमें एक इंक्लूजन सा था। मुझे मेरा हिंदुस्तान चाहिए
किसी को उसका भारत चाहिए, किसी को उसका इंडिया चाहिए। तो जयशंकर ने बात एक अच्छी सी कही, जो आज के लोग हैं थोड़ा अलग से दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? कि अंग्रेजीदा नहीं है, वो अंग्रेजी थोड़ा कम समझते हैं, थोड़ा ग्लोबल कम है, तो थोड़ा फर्क है। लेकिन डेमोक्रेसी हमारी गहरी हो रही है। इस पर जो हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी हम आवाज सुन रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी थोड़ा कम पढ़ी थी। मेरा मानना यह है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले देश में कुल 5% है। जो 5% में जो है वो क्लर्क भी शामिल है, और क्लर्क की जो भाषा अंग्रेजी की है वो टूटी फूटी होती है, उसकी भाषा में अंग्रेजी के व्याकरण सही नहीं होते। तो यानी कि जो लोग व्याकरण के हिसाब से भाषा बोल सकते हैं अंग्रेजी, वैसे 2-3-4% बहुत तो बहुत होंगे। उसको अब क्या अंग्रेजी वो तय कर रही हमारी दिशा? नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि वोट बैंक, पहले मोदी के आने के पहले भारत की राजनीति वोट बैंक पर चलती थी, और अब वोट बैंक को हमने हटा के वो नैरेटिव खत्म करके विकास की बात शुरू कर दी है। तो वो ये कह रहे हैं कि वोट बैंक का मतलब हुआ कि कांग्रेस पार्टी वो मुस्लिम बैंक वोट पे ज्यादा भरोसा करती थी, और अब हिंदुत्व पर करो तो वो वोट बैंक खत्म हो गया। ऐसा है क्या? ये आपके ऊपर सोचने की बात है। मेरा मानना यह है कि वोट बैंक तो राजनीति का वो स्टेपल फूड है, स्टेपल डाइट है, उसका दाल भात जो है वोट बैंक ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे उस वोट बैंक को आप कैसे तोड़े मरोड़े मसाज करें, ये आपकी बात है। अब उसको ये कहना कि वोट बैंक खत्म हो गया है और ये नई विकास की, वो तो खैर अब उसको कितना हास्यास्पद आप देख सकते हैं इस बात में कि पिछले 7 साल में हमारे विकास की दर जो है वो घट गई है। जो मनमोहन जो सिलसिला शुरू किया नरसिम्हा राव ने, वाजपेयी ने जारी रखा, मनमोहन सिंह ने उसको आगे बढ़ाया। हमने कहानी शुरू की थी 3% से, मनमोहन सिंह को 10% ले आए, और उसको आप मोदी -20% पे जो भी कर रहे हैं, वो मान लीजिए कोविड के नाम पे है। अगर कोविड न भी होता तो विकास की दर भारत की आज वापस नरसिम्हा राव के पहले के दौर में पहुंच गई होती। ये जो 70 साल में बाकी पार्टियों ने किया, 7 साल में मोदी ने उसको धो दिया। असलियत ये है, उसको हम कैसे कहें, सवाल ये है। तो जयशंकर काफी पढ़े लिखे समझदार आदमी है, उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिकल हम सवाल तो स्ट्रेट देंगे, सोशल जो है उसमें से नुआंस चीजें आती हैं, और एक बैलेंस करने की बात है। अब आप कहेंगे अमेरिका से कि हमने भाई 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, आपने कितनों को खिलाया? हमने तो 40 करोड़ लोगों को पैसे दिए, आपने कितनों को दिए? तो सही बात यह है कि अमेरिका ने भारतीय जीडीपी का 1.5 गुना पैसा ऐसे ही बांट दिया। उन्होंने हर व्यक्ति को जिसकी आमदनी 60 लाख रुपए से कम थी, उसको अभी तक करीब उन्होंने मान लीजिए 4 लाख रुपए सबको दिए हैं, इसलिए कि उनका जीवन चलता रहे। सबको जिसकी आमदनी 60 लाख रुपए से कम है, उन सबको 4 लाख रुपए दिए गए। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि कई चीजें बनाई, ऐसे कानून आए कि मकान मालिक लोगों को निकाल नहीं सकता। जहां कर्जे हैं वो कर्जों को वसूल नहीं किया सकता अगले कुछ समय तक, वो समय बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। यानी कि जिस तरह की भी सुविधाएं हो सकती थी, जो चीजें पोस्टपोन हो सकती थी फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, उसको करने की कोशिश की। सबने समय लगा, उसकी बहस हुई, लेकिन बात मिला कि कुल मिला के ऐसी है कि भारत की आमदनी का 1.5 गुना उन्होंने लोगों को मुफ्त में सिर्फ चेक से बांट दिया, कैश में। तो जाहिर है उससे आप टक्कर नहीं दे सकते, उसे बराबरी नहीं कर सकते। इस बात को कैसे कहें, सवाल इसका है। अब जैसे कहेंगे, अमेरिका ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है 2 देशों की, उसमें जो रिश्ते हैं वो लोगों के बीच बनने चाहिए। इसका दूसरा ट्रांसलेशन करिए कि भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब ज्यादा हल्ला नहीं करो। इसका ट्रांसलेशन यही होता है कि अब ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन लोगों के बीच बात होने दो। यानी कि स्टेट को इंटरफेयर करने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। व्हाइट हाउस से जो आज वो एक निकली थी एक चिट्ठी, एक मेमोरेंडम जो निकला था, उसमें लिखा गया साफ साफ पीपल टू पीपल रिश्ते जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोगों के बीच रिश्ते बनेंगे। मैं आपसे कह रहा था बात जो बैलेंस करने की है, हिंदुत्व की है, डेमोक्रेसी की है, ये सारी बातें उठी क्यों? क्योंकि अमेरिका ने सवाल खड़े किए। और क्यों उठी? क्योंकि इसके पहले उठ चुके थे, तो उनके दिमाग में ये बात थी कि इनकी चर्चा करनी चाहिए। तो
सब मिला इसका क्या हश्र हुआ वो कल शाम तक मालूम पड़ेगा। लेकिन ये जो जयशंकर की यात्रा है, मुझे लगता है कि हमेशा स्टूडेंट रह गए डिप्लोमेसी के, वो कभी लीडर नहीं बन पाए। ये शायद पहले विदेश मंत्री हैं जो कि फॉरेन सर्विस से आए हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो नटवर सिंह भी थे और मणिशंकर अय्यर को भी कोई होता मिला था, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री का नहीं मिला था। शशि थरूर फॉरेन मिनिस्ट्री थे, मिनिस्टर स्टेट थे, उनका एक्सपीरियंस हिंदुस्तान का नहीं था, बाहर का था। लेकिन ये पहले जो फॉरेन सर्विस के जो सीधे फॉरेन सेक्रेटरी से फॉरेन मिनिस्टर बन गए। मुझे लगता है जो काम आप करते हैं ब्यूरोक्रेसी में और जो काम पॉलिटिक्स में होता है, बहुत फर्क होता है। वो फर्क कहीं दिख रहा है, और शायद कुछ इसलिए भी कि जयशंकर ने सिर्फ एक सरकारी सेवा की थी। तो सरकारी सेवा की जिम्मेदारी होती है कि जो अपना बॉस हो, जो मंत्री हो, हमेशा मंत्रियों की ओर देखना पड़ता है, मंत्री क्या चाहते हैं, और वहां से आप मंत्री बनते हैं। आमतौर पर मंत्री की अपनी एक पॉलिटिकल हैसियत होती है, उस हैसियत के आधार पर वो कुछ कह सकता है, वो खड़ा होता है, उसकी अपनी जगह होती है। लेकिन जो सर्विस से आते हैं उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत जगह नहीं होती, उनके पास कोई चारा नहीं होता कि सिर्फ वो सेवा करें, वो जो नेता की बात मानते रहें। तो उसमें लग रहा है कि फॉरेन मंत्री बनने के बाद, विदेश मंत्री बनने के बाद भी जयशंकर विदेश सचिव की तरह काम कर रहे हैं। आज भी कहना पड़ेगा कि जयशंकर बहुत बढ़िया स्टूडेंट है डिप्लोमेसी के, लेकिन क्या वो वाकई दो देशों के बीच में बात करने के लिए जो एक विदेश मंत्री का जो एक अस्तित्व होता है, उस हद तक पहुंच पाए कि नहीं, ये पता लगेगा कुछ समय बाद, इसका कुछ फैसला निकलेगा। इस बात के साथ अगले पायदान तक आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।